हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड लेकर आती है, तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 491 से 495 तक। फैंग युआन की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि ये एयर बबल फिश कैसी हैं, उनके हालात कैसे चल रहे हैं। लिटिल ह्यू इमॉर्टल ने जिन झीलों को चुना था जहां ये एयर बबल फिशेस पल रही थीं, वो बड़ी सोच समझकर चुनी गई थीं। इन तीनों झीलों के ऊपर आसमान में स्टारी क्लाउड्स थे, जिनमें सबसे ज्यादा स्टार फ्रैगमेंट ग्रासेस उगती थीं और बड़ी संख्या में स्टारलाइट फायरफ्लाइज मंडराते थे। इन झीलों में एयर बबल फिशेस बड़े आराम से बढ़ रही थीं। यहाँ न वाटर वुल्फ ग्रुप्स का खतरा था, न ब्लू क्रूशन कार्प्स ज्यादा थे, बस एकदम सुरक्षित माहौल था। लिटिल ह्यू इमॉर्टल खुद इन तीनों झीलों की रक्षा करता था, ताकि जितनी भी प्रेशियस एयर बबल फिश थीं, वो फिश रोज से सही सलामत निकलकर बड़ी हो सकें, मैच्योर हो सकें। अब तो इन झीलों में बहुत सारी नन्ही मछलियां इधर उधर तैरती दिखाई दे रही थीं। ये नन्ही बेबी फिशेस बिल्कुल गोल मटोल पेट वाली गोल्ड फिश की तरह लगती थीं। सिर और पूंछ छोटे और नुकीले, लेकिन गोल्ड फिश जैसी चमकीली रंगत नहीं, बल्कि हल्की दूधिया सफेद। इनके पंख और पूंछ भी गोल्ड फिश की तरह लहराते नहीं थे, बल्कि छोटी और नाजुक थीं। सबसे अलग बात यह कि इनकी तैरने की चाल बिल्कुल बाकी मछलियों जैसी नहीं थी। ये बेबी एयर बबल फिशेस ऊपर नीचे हल्के से उछलती हुई डोलती हुई आगे बढ़ती थीं। फैंग युआन मन ही मन सोच रहा था, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो साल के आखिर तक ईस्टर्न सी की एयर बबल सी जहर से भर जाएगी। ये जहर ग्यू इमॉर्टल्स की लड़ाई की वजह से फैलेगा, और उस वक्त ट्रेजर येलो हेवन में एयर बबल फिश की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तो मेरे पास इतनी एयर बबल फिशेस हैं ही नहीं कि खुद के काम आ जाएं। बेचने की तो बात ही दूर है, थोड़े समय में तो किसी हालत में मुमकिन नहीं। चाहे वो स्टारलाइट फायरफ्लाई जीव हो या फिर एयर बबल फिश, दोनों ही लंबे समय का निवेश थे। इनसे असली फायदा मिलने में कम से कम 100 साल लगने वाले थे। एयर बबल फिश को कैसे पालना, कैसे बढ़ाना, इस बारे में फैंग युआन ने बाहर से कुछ नहीं खरीदा था। अपनी पिछली जिंदगी से जो अनुभव और ज्ञान उसे मिला था, उसकी वजह से वो एयर बबल फिशेस की रिप्रोडक्शन रेट को 30% तक बढ़ा सकता था। मतलब ये कि इस काम में वो बाकियों ज्यू इमॉर्टल से कहीं आगे था। इस पूरी जांच पड़ताल के बाद फैंग युआन काफी संतुष्ट हुआ। उसने लिटिल ह्यू इमॉर्टल की खूब तारीफ की। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके गाल लाल हो गए और उसकी बर्फ जैसी सफेद पूंछ खुशी में जोरों से हिलने लगी। लेकिन डांगहू माउंटेन की हालत लगातार बिगड़ रही थी। डांगहू माउंटेन के ऊपर खड़े होकर फैंग युआन को एक तरह की मुरझाई, मरती हुई सी ऑरा महसूस हो रही थी। इसे महसूस करके उसका मन और भी भारी हो गया। पूरे हू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में सबसे कीमती चीज यही डांगहन माउंटेन थी। स्टारलाइट फायरफ्लाई ज्यू और एयर बबल फिश तो कभी इस माउंटेन से तुलना ही नहीं कर सकते थे। फैंग युआन वापस डांगहू पैलेस लौटा और उसने लिटिल ह्यू इमॉर्टल को बुलाया। फिर उसने कनेक्टिंग हेवन जीव को सक्रिय किया ताकि ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ सके। जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, कई डिवाइन सेंस अचानक उनकी तरफ भेजे गए। कोई बोला, क्या तुम ग्रूअल मड बेच रहे हो या नहीं। दूसरी डिवाइन सेंस आई, मैं अपने ग्यू रेसिपी के ऊपर होल अर्थ ग्यू की एक जोड़ी एक्स्ट्रा दूंगा। तीसरी डिवाइन सेंस ने कहा, मेरी रेमनेंट रेसिपी में ट्रेजर लाइट बस 65 फीट तक है, लेकिन मैं कुछ हेरी मैन भी कॉम्प्लीमेंट्री दे दूंगा। बाकी सब बात की जा सकती है। ऐसी ही कई आवाजें। सबकी डिवाइन सेंसेस सिर्फ एक ही बात पर घूम रही थीं, ग्रूअल मड की लेन देन। फैंग युआन ने पहले ही बहुत सारा ग्रूअल मड बेचने के लिए रखा था, और उसके बदले में उसने इमॉर्टल गू ग्रूअल मड की रेसिपी मांग रखी थी। चूंकि बात इमॉर्टल ज्यू की थी, यह सौदा बहुतों का ध्यान खींच चुका था। फैंग युआन मन ही मन सोच रहा था, ग्रूअल मड इमॉर्टल गू को रिफाइन करने की जरूरी चीजों में से एक है, लेकिन गू रेसिपी की कीमत तो बिना शक ग्रूअल मड से कई गुना ज्यादा होती है। और ये लोग जो रेसिपीज दे रहे हैं, ये कीमत के हिसाब से लगभग सबसे ऊपर तक पहुंच चुकी हैं। बस एक नजर डालते ही फैंग युआन समझ गया कि अब लेन देन के लिए बिल्कुल सही समय आ चुका है। सबने जो कीमतें दी थीं, वो लगभग अपनी सबसे ऊंची हद पर पहुंच चुकी थीं। उनके बीच ज्यादा अंतर भी नहीं बचा था। फैंग युआन ने सारी कीमतें देखीं और फिर उसकी नजर एक तरफ जाकर ठहर गई। वो जो दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम था इमॉर्टल मडफीट। उसके पास इमॉर्टल ग्रूअल मड की रेमनेंट रेसिपी थी, जिसकी ट्रेजर लाइट 65 फीट ऊंची थी। भले ही ये ट्रेजर लाइट बाकी बोली लगाने वालों से थोड़ी कम थी, लेकिन उसने जो संदेश छोड़ा था, उसमें लिखा था कि वो इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ हैरी मैन भी साथ में दे सकता है। आमतौर पर गू इमॉर्टल्स हैरी मैन को पालते थे ताकि रिफाइनमेंट के समय उन्हें मदद मिले। हैरी मैन की बड़ी संख्या साथ हो तो गू इमॉर्टल्स को रैंक 5 ज्यू की कमी नहीं होती थी। बस इमॉर्टल ज्यू के लिए कोशिशें बार बार करनी पड़ती थीं। ट्रेजर येलो हेवन में जो भी लेन देन होता था, उसमें स्लेव्स के बीच हैरी मैन सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे।
उनकी कीमत अक्सर बाकी रेसेस के स्लेव से कई गुना ज्यादा होती थी। रॉकमैन तो उनकी बराबरी में गिने ही नहीं जाते थे। फैंग युआन ने तो पहले ही तय कर लिया था कि लांगया ब्लेस्ड लैंड लौटने पर उसे कुछ हैरी मैन खरीदने ही हैं। इस तरह जब फांग युआन ने पहली बार लांगया ब्लेस्ड लैंड में वो हैरी मैन देखे थे, तब वो दिल से बहुत खुश हुआ था। लेकिन अफसोस लांगया लैंड स्पिरिट उन्हें बेचने के लिए मान ही नहीं रहा था और फैंग युआन भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रहा था। अब उसे बहुत बड़ी संख्या में वुल्फ एनस्लेवमेंट ग्यू की जरूरत थी। उसके पास रैंक 1 से रैंक 5 तक के वुल्फ एनस्लेवमेंट ग्यू के रेसिपीज पहले ही लांगया लैंड स्पिरिट से मिल चुके थे। बस कमी थी उन हैरी मैन की जो उसे रिफाइन करने में मदद करते। अगर सिर्फ वो खुद और लिटिल हु इमॉर्टल मिलकर ये ग्यू रिफाइन करते तो 2-3 महीने में भी शायद उतने ग्यू रिफाइन नहीं कर पाते जितनी उसे जरूरत थी। तभी लिटिल हु इमॉर्टल ने डिवाइन सेंस भेजा और इमॉर्टल मडफीट भी वहीं मौजूद था। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं 10,000 हैरी मैन देने को तैयार हूं। लेकिन फैंग युआन जब उन सामानों को देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। वो कहता है, तुमने हैरी मैन तो बहुत दिए हैं, लेकिन ये सब तो छोटे बच्चे हैं। जीव रिफाइन करने में ये ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे बूढ़े हैरी मैन चाहिए। बूढ़े हैरी मैन? तब तो संख्या कम हो जाएगी। इमॉर्टल मडफीट थोड़ा सोचकर बोला। इन सालों में उसके ब्लेस्ड लैंड में हैरी मैन की संख्या बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वो वैसे भी एक बड़ी खेप निकालना चाहता था और इसलिए उन्हें सस्ते दाम पर बेच रहा था। काफी देर तक मोलभाव करने के बाद आखिर इमॉर्टल मडफीट मान गया कि वो फैंग युआन को 3,000 से ज्यादा बूढ़े हैरी मैन और 7,000 से ऊपर यंग हैरी मैन बेच देगा। इसके लिए फैंग युआन को आधा इमॉर्टल एसेंस स्टोन और जोड़ना पड़ा। सारा सौदा पूरा हो गया। फिर फैंग युआन ने इमॉर्टल गू ग्रुएल मड का रेमनेंट रेसिपी चेक किया। वो रेसिपी सच में टूटी फूटी थी। उसमें सिर्फ 60% हिस्सा ही बचा था। ऊपर से इमॉर्टल मडफीट ने उस पर कई बार छेड़छाड़ भी की थी, इसलिए फैंग युआन को असली हिस्से ढूंढने के लिए उसे अच्छे से छानना पड़ता। ये बात कोई चौंकाने वाली नहीं थी। इमॉर्टल ग्यू रेसिपी तो बहुत कीमती होती है। अगर वही फैंग युआन बेच रहा होता तो वो भी उसमें ऐसे ही बदलाव करता। हाँ, ट्रेजर लाइट थोड़ी कम हो जाती, लेकिन गू इमॉर्टल्स की दुनिया में मुकाबला ऐसा ही चलता है। इस रेमनेंट रेसिपी के होने से मेरे पास पूरा इमॉर्टल गू ग्रुएल मड रेसिपी निकालने की एक मजबूत नींव मिल गई है। बिना नींव के निकालने से कहीं आसान होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमॉर्टल गू ग्रुएल मड मेरे पास है। जब तक मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोई इसे रिफाइन नहीं कर पाएगा। तब तक मैं ग्रुएल मड बेचता रहूंगा और मुनाफा कमाता रहूंगा। लेकिन फिलहाल वो इमॉर्टल गू ग्रुएल मड को ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड नहीं ले जा सकता था। लांगया ब्लेस्ड लैंड से निकलने के बाद फैंग युआन ने कई तरीकों से इमॉर्टल ज्यू की ऑरा को छिपाया और उसे जमीन में गाड़ दिया। ये ऐसा मामला था जिसका और कोई बेहतर हल ही नहीं था, क्योंकि जब तक वो खुद ग्यू इमॉर्टल नहीं बन जाता, उसे ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। ज्यादातर गू इमॉर्टल्स जो ये ग्रुएल मड खरीद रहे थे, उनका इरादा इमॉर्टल गू रिफाइन करने का था। लेकिन अफसोस, उन सब का लक्ष्य पूरा होना मुमकिन ही नहीं था। फैंग युआन ग्रुएल मड बेचता भी रहा और साथ साथ वुल्फ ग्रुप्स को भी चेक करता रहा। वुल्फ्स की प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से ज्यादातर ब्लेस्ड लैंड्स में समय समय पर एक्स्ट्रा वुल्फ्स को निकाल दिया जाता है। इसलिए ट्रेजर येलो हेवन में बहुत से गू इमॉर्टल्स वुल्फ ग्रुप्स बेच रहे थे। 3 ट्राइब्स की बैटल में वुल्फ ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मुझे मिरियड बीस्ट किंग्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अरे, कोई वुल्फ एम्परर भी बेच रहा है। फैंग युआन सच में खुश हो गया। बीस्ट ग्रुप्स की संरचना बहुत सीधी थी। उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता था: ऑर्डिनरी बीस्ट्स, 100 बीस्ट किंग, 1000 बीस्ट किंग और मिरियड बीस्ट किंग। और इन सबसे ऊपर होता था बीस्ट एम्परर। बीस्ट एम्परर के शरीर में रैंक 5 वाइल्ड ज्यू रहते थे। उनकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 5 जितनी होती थी और वो मिरियड बीस्ट किंग्स को कंट्रोल भी कर सकते थे। यिंग मिंग और बा हुआंग, जिन्हें फैंग युआन ने 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड में इस्तेमाल किया था, ये दोनों डॉग एम्परर्स थे। इन डॉग एम्परर्स ने उसे रैंक 5 गू मास्टर्स की अटक से काफी देर तक बचाए रखा था। लेकिन जब बाद में फैंग युआन अपनी जान बचाने में उलझ गया तो वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। उसे नहीं मालूम कि वो लड़ाई में मारे गए या फिर किसी ने उन्हें पकड़ लिया। आमतौर पर बहुत कम गू इमॉर्टल्स होते हैं जो बीस्ट एम्परर्स बेचते हैं, क्योंकि बीस्ट एम्परर किसी ब्लेस्ड लैंड की असली स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है। फैंग युआन ने जब उन विवरणों को ध्यान से देखा तब उसे सारी बात समझ में आ गई। असल में ये एक बूढ़ा बीस्ट एम्परर था जिसके पूरे शरीर पर घाव ही घाव थे। उसके ऊपर जो वाइल्ड ज्यू थे वो भी बुरी तरह टूट चुके थे। बस 2-3 ज्यू ही पूरे बचे थे। लगता है नाइट वुल्फ ग्रुप में एक नया वुल्फ एम्परर पैदा हुआ होगा और उसी ने इस बूढ़े वुल्फ एम्परर से लड़ाई की।
ये बूढ़ा वुल्फ तो उसी यंग वुल्फ एम्परर के हाथों मर ही जाता, लेकिन उसी समय गू इमॉर्टल ने दखल दिया और ये बूढ़ा वुल्फ एम्परर बेचने के लिए रख दिया। फैंग युआन ने सही अनुमान लगाया। फिर भी इस बूढ़े वुल्फ एम्परर के लिए 3 लोग बोली लगाने आ ही गए। डिवाइन सेंस के जरिए लगातार बात होती रही और आखिर में फैंग युआन ने 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स देकर ये बूढ़ा नाइट वुल्फ एम्परर खरीद लिया। साथ ही 18,000 से ज्यादा नाइट वुल्व्स भी मिल गए। इसके बाद फैंग युआन ने 30,000 टर्टलबैक वुल्व्स और 10,000 विंड वुल्व्स भी खरीद लिए। इनमें 2 टर्टलबैक मिरियाड वुल्फ किंग्स और एक विंड वुल्फ मिरियाड वुल्फ किंग भी थे। पहले से जो वुल्फ ग्रुप था उसे मिलाकर अब फैंग युआन के वुल्व्स की संख्या 1 लाख हो गई। यही तो ब्लेस्ड लैंड का फायदा है। मैं ग्यू इमॉर्टल्स के कंधों पर खड़ा होकर बड़े आराम से बीस्ट ग्रुप्स की खरीद बिक्री कर सकता हूँ। उनकी संख्या तुरंत वापस ला सकता हूँ और ना ही मुझे खाने या दूसरे प्रबंध की कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन 1 लाख वुल्व्स भी कम है। मा जुन, यांगपो यिंग और जियांग बाओया, ये एनस्लेवमेंट पाथ मास्टर्स 4 लाख बीस्ट से कम पर चलते ही नहीं। खासकर जियांग बाओया, जिसके पास अपने प्राइम समय में 6,50,000 बीस्ट्स थे। हीरोज असेंबली शुरू होने वाली थी, जहां अलग अलग जगहों से आए हुए हीरोज उठ खड़े होते और सुप्रेमेसी के लिए मुकाबला करते। फैंग युआन अच्छी तरह समझ रहा था कि चांगशन यिन की आइडेंटिटी में उसे इन लोगों से मुकाबला करने से अब बचना मुश्किल है, इसलिए उसे अपनी वुल्फ ग्रुप को और ज्यादा बड़ा करना ही था। फैंग युआन ने फिर से खरीदारी शुरू की। उसने 10,000 वाटर वुल्व्स खरीद लिए, जिनमें एक वाटर वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग और 6,000 वुल्फ किंग शामिल थे। फिर वो थोड़ा देर बैठकर सोचता रहा और आखिर में उसने वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स लेने का फैसला किया। उसने अलग अलग इमॉर्टल से 80,000 वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स खरीद लिए। नॉर्दर्न प्लेन्स में ये वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स काफी रेयर मानी जाती हैं। टर्टलबैक वुल्व्स, विंड वुल्व्स और नाइट वुल्व्स के मुकाबले इनकी संख्या कम होती है। वर्मिलियन फ्लेम वुल्फ का पूरा शरीर लाल फर से ढका होता है जो आग की तरह चमकता है। इनका हमला तेज और बेहद खतरनाक होता है और इनके ऊपर फ्लेम पाथ जू मौजूद रहते हैं। ये ग्रासलैंड को पल भर में जलाकर इन्फर्नो बना सकती हैं। अगर कोई इनकी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फैंग युआन की योजना थी कि उसकी वुल्फ ग्रुप में 1 लाख वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स हों, पर सब जगह से खरीद कर भी उसे केवल 80,000 ही मिल पाए। इसलिए बाकी बची 20,000 खरीदने की जिम्मेदारी उसने लिटिल ह्यू इमॉर्टल को दे दी। उसने अपने वुल्फ ग्रुप की ताकत गिनकर सोचा। 6 वर्मिलियन फ्लेम मिरियड वुल्फ किंग्स, 1 वाटर वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग, 3 टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग्स, 2 विंड वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग्स, 1 म्यूटेटेड बीस्ट व्हाइट आई वुल्फ और 1 नाइट वुल्फ बीस्ट एम्परर। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि उसकी वुल्फ ग्रुप की कॉम्बैट स्ट्रेंथ अचानक 10 गुना बढ़ गई है। अगर ये काम आम जू मास्टर्स करते, वो भी इमॉर्टल्स जैसी मेथड्स के बिना, तो उन्हें किसी बड़े ट्राइब की मदद लेनी पड़ती। और फिर भी नॉर्दर्न प्लेन्स के एक हिस्से में भटक कर ऐसी वुल्फ ग्रुप इकट्ठी करने में 6-7 साल लग जाते। नॉर्दर्न प्लेन्स में तरह तरह की वुल्फ ग्रुप्स मिलती हैं। छोटी ग्रुप्स में कुछ सैकड़ों वुल्व्स होते हैं जो काम के नहीं। बड़ी वुल्फ ग्रुप्स में कई हजारों वुल्व्स होते हैं। ऐसी वुल्फ ग्रुप्स को पकड़ने के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। आधे अधूरे या मुश्किल जीत से काम नहीं चलता। अगर एकदम निर्णायक जीत न मिले तो मेहनत बेकार हो जाती है। फैंग युआन की ये तेजी से हुई सफलता बाहर से आसान लगती है, लेकिन असल में ये केवल एक इमॉर्टल की मेथड से ही संभव हो पाया। इस तरह फैंग युआन के वुल्फ ग्रुप की संख्या अब 2 लाख तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोच रहा था कि अभी भी ये काफी नहीं है। उसकी आंखों में गहरी सोच चमक रही थी। वो मन ही मन बोला कि मुझे अब साधारण वुल्व्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर लोग खुद ही उन्हें मेरे पास ले आएंगे। अभी मुझे अपने अपर लेवल बैटल स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। ट्रेजर येलो हेवन में कभी कभी बीस्ट एम्परर्स बिकते थे, लेकिन जैसे ही दिखते गू इमॉर्टल्स तुरंत उन्हें खरीद लेते थे। फैंग युआन जानता था कि कुछ और वुल्फ एम्परर्स खरीदना अब हकीकत में मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने अपना ध्यान म्यूटेटेड बीस्ट्स पर लगाया। हर मैच्योर म्यूटेटेड बीस्ट में एक मिरियड बीस्ट किंग जितनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ होती थी। कोई भी फर्स्ट रेट एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर अपनी ट्रम्प कार्ड की तरह म्यूटेटेड बीस्ट्स का एक मजबूत समूह रखता था। जैसे सदर्न बॉर्डर का किंग क्वान अपने मैस्टिफ ग्रुप के लिए मशहूर था, जियांग बाओ या के पास माउंटेन ड्रिलिंग रैट ग्रुप था, यांगपो यिंग के पास थंडर ईगल ग्रुप था और एमा जुन का पेगासस ग्रुप बहुत नाम रखता था। वुल्फ प्रकार के म्यूटेटेड बीस्ट्स भी काफी तरह के होते थे। इस समय ट्रेजर येलो हेवन में ऐसे 4 प्रकार बिक रहे थे। पहला था ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ। ये वुल्फ इतना विशाल होता था कि जैसे एक छोटा सा टीला खड़ा हो। अगर उसके पास कोई वयस्क इंसान खड़ा हो तो वो ऐसा लगता जैसे कोई फॉक्स किसी विशालकाय एलिफेंट के पास खड़ी हो।
ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ का पूरा शरीर खून जैसे लाल रंग के फर से ढका होता था और वो फर सूखे हुए नागदौना जैसी बनावट वाले लगते थे। इनके हर एक पीठ पर एक तरह का व्हाइट फॉरेस्ट उगा होता है। ये पेड़ असल में सचमुच पेड़ नहीं होते, बल्कि ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ की ही हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां पीठ से ऊपर की ओर निकालकर सीधे खड़ी हो जाती हैं। इन सफेद हड्डी के पेड़ों पर खून जैसे लाल पत्ते उगे रहते हैं। सारे पेड़ इतने पास पास उगते हैं कि पूरा हिस्सा देखकर ऐसा लगता है जैसे एक ब्लड फॉरेस्ट खड़ा हो जाए। जब एक ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ बच्चे को जन्म देता है तो वो अपने उस बच्चे को अपनी पीठ पर उगे हुए ब्लड फॉरेस्ट के अंदर भेज देता है। इतनी बड़ी जगह में बच्चा आराम से रहता है। उन पेड़ों पर लगे ब्लड फ्रूट्स उसे पोषण देते रहते हैं। ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ चलते फिरते मोबाइल फोर्ट्रेसेस जैसे होते हैं। भले ही ये तेज नहीं होते, लेकिन इनकी ताकत जबरदस्त होती है। इतनी ताकत तो मिरियाड बीस्ट किंग्स भी नहीं दिखा पाते। दूसरी किस्म थी शार्क फिन वुल्फ। ये जमीन और पानी दोनों में रहने वाला म्यूटेटेड बीस्ट था। दिखने में ये किसी एलिफेंट जैसा लगता था, लेकिन इसके पूरे शरीर पर चमकदार चिकने क्रोकोडाइल स्केल्स चढ़े होते थे। साथ ही इसके शरीर के दोनों ओर गहरे नीले रंग की तेज धार वाली फिन्स लगी होती थीं। इसकी पीठ पर शार्क की तरह खड़ी हुई फिन्स की लंबी पंक्ति होती है, जो सिर से लेकर पूंछ तक एक सीधी लाइन में जाती है। शार्क फिन वुल्व्स की डिफेंस क्षमता सभी म्यूटेटेड वुल्व्स में सबसे ज्यादा थी और ये पानी के नीचे भी आसानी से लड़ सकते थे। तीसरा था फ्रेंजी वुल्फ। फ्रेंजी वुल्फ का शरीर चांदी और ग्रे रंग का होता था। इसकी 3 आंखें होती हैं और कद में ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 1000 बीस्ट किंग्स जितना। लेकिन जो लोग इसके छोटे कद को देखकर इसे कम आंकते थे, वो अक्सर भारी कीमत चुकाते थे। फ्रेंजी वुल्फ जैसे ही बैटल में उतरता है, ये एकदम बर्सर्क हालत में चला जाता है। बिजली की तरह तेजी से चलता है और दुश्मन को खत्म किए बिना रुकता नहीं। खास बात यह कि जैसे ही इसकी तीसरी आंख खुलती है, इसकी बैटल स्ट्रेंथ 5 गुना बढ़ जाती है। लेकिन तीनों आंखें एक साथ खुलने का मतलब है कि लड़ाई का नतीजा चाहे जो हो, ये वुल्फ अंत में मर ही जाता है। ये ऐसा वुल्फ था जो भीषण बैटल में अपने शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। चौथा था व्हाइट आइज वुल्फ। इस वुल्फ की आंखें बिल्कुल सफेद होती थीं। इसकी नज़र इतनी तेज होती है कि रात के अंधेरे में भी इसकी विजन को कोई नहीं रोक सकता। ट्रेजर येलो हेवन में इस समय एक ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ, 3 शार्क फिन वुल्व्स, 2 फ्रेंजी वुल्व्स और 5 व्हाइट आइज वुल्व्स बिक रहे थे। फैंग युआन ने ये सारे ही खरीद लिए। इसी समय बहुत दूर सदर्न बॉर्डर के शैडो सेक्ट ब्लेस्ड लैंड में ओल्ड मैन यानशी अपनी आंखें मिचमिचाते हुए आसमान में हवा में तैर रहे कनेक्टिंग हेवन गू को घूर रहा था। फैंग युआन लगातार भारी मात्रा में वुल्फ ग्रुप्स खरीद रहा था, यहां तक कि उसने वुल्फ एम्परर्स और म्यूटेटेड वुल्व्स भी बड़े पैमाने पर ले लिए। ऐसा करते ही उसकी हरकतों पर एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल की नजर चली गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये फैंग युआन अचानक इतने सारे वुल्व्स क्यों खरीद रहा है। हमेशा पीछे रहकर काम करने वाला ये रहस्यमय रैंक 7 विजडम पाथ गू इमॉर्टल भौहें सिकोड़कर गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपने जीयू का इस्तेमाल करके डिडक्शन करने की कोशिश की, लेकिन जो नतीजा आया वो बस इतना था कि फैंग युआन इन वुल्फ ग्रुप्स को पालकर व्यापार और मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ये नतीजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मन ही मन बुदबुदाया कि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का माहौल तो फॉक्स ग्रुप्स को बढ़ने और फलने फूलने के लिए सबसे अच्छा है। भले ही वुल्व्स और फॉक्सेस कुछ हद तक मिलते जुलते हों, लेकिन आखिरकार दोनों अलग ही हैं। ब्लेस्ड लैंड सच में भाग्य से भरी जगहें होती हैं, लेकिन हर ब्लेस्ड लैंड अपनी तरह का होता है। हर एक को अलग तरह के ब्लेसिंग्स मिले होते हैं। उदाहरण के लिए हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड फॉक्सेस के लिए सबसे बढ़िया है। यहाँ रहने वाले फॉक्स और भी जल्दी बड़े होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। वहीं लांग या ब्लेस्ड लैंड गू रिफाइनमेंट के लिए सबसे उपयुक्त है और वहां का वातावरण हैरी मैन के रहने और काम करने के लिए सही है। शैडो सेक्ट ब्लेस्ड लैंड सोल पाथ गू मास्टर्स की कल्टीवेशन के लिए सहायक था। ओल्ड मैन यानशी के दिल की गहराई में बैठी एक अजीब सी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि फांग युआन की ये हरकतें सिर्फ ऊपरी तौर पर समझ में आने वाली नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ी बात छुपी हुई है। लेकिन विजडम पाथ सर्वज्ञ नहीं होता, उसकी भी सीमाएं थीं। अगर विजडम पाथ हर चीज जान सकता होता तो वही पूरे ज्यू वर्ल्ड पर शासन करता और दूसरे पाथ्स का उतना विकास ही नहीं होता। विजडम पाथ को डिडक्शन करने के लिए एविडेंस चाहिए होता है। जितने ज्यादा एविडेंस हों, उतना ही उसकी डिडक्शन सटीक होती है। विजडम पाथ गू मास्टर को सही उत्तर की दिशा में आसानी से ले जाती है। लेकिन ओल्ड मैन यानशी, भले ही विजडम पाथ गू इमॉर्टल था, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि फांग युआन भविष्य से आया है। ओल्ड मैन यानशी ने तो सिर्फ इतना डिड्यूस किया था कि फांग युआन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू का इस्तेमाल करके हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड तक गया। लेकिन वो ये कभी भी नहीं समझ सकता था कि फैंग युआन असल में नॉर्दर्न प्लेन्स भी गया था।
अगर फांग युआन ने डिवाइन ट्रैवल गू को ट्रेजर येलो हेवन में बेच दिया होता तो शायद ओल्ड मैन यानशी बातें जोड़कर सही जगह पहुंच भी जाता। लेकिन फांग युआन बेहद सतर्क था। डिवाइन ट्रैवल गू उसने लांगिया ब्लेसड लैंड को बेचा। ओल्ड मैन यानशी के पास सबसे जरूरी जानकारी ही नहीं थी, इसीलिए उसकी डिडक्शन गलत निकल रही थी। उसने कई बार और कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर वही आया। ओल्ड मैन यानशी सोचने लगा कि क्या मुझे इस काम के लिए अपना वाइटल जू इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सोचकर ही उसके रंध्र खुलने लगे और उसके शरीर से हल्के हल्के बादल जैसे धुएं की लहरें निकलने लगीं। वो सफेद बादल जैसा धुआं ऊपर उठकर उसके सिर के ऊपर जमा होने लगा और धीरे धीरे एक गरजता हुआ क्लाउड बन गया। बादल धुंधला सा था। जैसे ही वो सामने आया, उसके अंदर से एक घना इमॉर्टल ज्यू वाला एहसास फूट पड़ा। लेकिन ये रैंक 7 इमॉर्टल ज्यू ऐसा था जिसका ऑरा पहचान में ही नहीं आता था। वो रात के आसमान में चमकते सितारों जैसा था, जिसे चाहकर भी ढूंढा नहीं जा सकता। और वो दूर 1000 कदम पर खिले लोटस की सुगंध जैसा था, जिसकी मौजूदगी बहुत हल्की लेकिन बेहद गहरी थी। हर बार जब वो बादल गड़गड़ाता, उसके अंदर अनगिनत बदलते हुए रूप बनते, जिन्हें कोई समझ ही नहीं पाता। अगर कोई आउटसाइडर जबरदस्ती उसे कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करे तो उसे सिर्फ धुंधले और उलझे हुए जवाब ही मिलते। ये था ओल्ड मैन यानशी का अपना वाइटल गू हेवनली सीक्रेट। Heavenly Secret Immortal GU. ये वो जीव था जो हेवन और अर्थ के छिपे हुए रहस्यों को खोल सकता था। गू इमॉर्टल को अगर कोई सबूत या क्लू भी ना मिले, तब भी ये सीधा सच तक पहुंचा देता था। जब ओल्ड मैन यानशी को पता चला कि किलर गोस्ट डॉक्टर स्लेवरी गू के नीचे है, उसने इसी हेवनली सीक्रेट गू का इस्तेमाल करके ये डिड्यूस कर लिया था कि फांग युआन एक दिन फिर सदर्न बॉर्डर लौटेगा। इसीलिए ओल्ड मैन यानशी ने पहले से ये जाल बिछा दिया और फांग युआन का इंतजार करने लगा। इस वक्त ओल्ड मैन यानशी सोच में था। वो तय नहीं कर पा रहा था कि हेवनली सीक्रेट गू का इस्तेमाल करे या नहीं। भले ही हेवनली सीक्रेट गू बेहद ताकतवर था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी। ओल्ड मैन यानशी हर बार इसे इस्तेमाल करने में सफल नहीं होता था। 10 में से कम 8 बार ये फेल हो जाता था। और जब भी ये फेल होता, ओल्ड मैन यानशी को इमॉर्टल गू का खतरनाक बैकलैश झेलना पड़ता। अगर ये बैकलैश साधारण चोट होता तो कोई बात नहीं, पर यह इतना भयंकर होता कि किसी का भी दिल डर से कांप जाए। ओल्ड मैन यानशी के शरीर और सोल को कुछ नहीं होता, लेकिन हेवनली सीक्रेट गू का बैकलैश सिर्फ उसकी लाइफ स्पैन पर हमला करता। एक बार बैकलैश लगने पर ओल्ड मैन यानशी की बची हुई उम्र में से 10 से लेकर 70 साल तक अचानक खत्म हो जाते। गू मास्टर की कल्टीवेशन से उसकी लाइफ स्पैन नहीं बढ़ती। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए जू मास्टर्स के पास एक ही बेहतरीन तरीका होता है, लाइफ स्पैन जू। लाइफ स्पैन जू का उपयोग करके जू मास्टर बिना किसी नुकसान के अपनी उम्र बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ अनोखे तरीके भी होते हैं उम्र बढ़ाने के लिए, लेकिन हर एक में बड़ी कमजोरी या बड़ा खतरा होता है। ओल्ड मैन यानशी मन में सोच रहा था, मेरी वर्तमान शरीर में करीब 80 साल की लाइफ स्पैन बाकी है। अगर सबसे भारी बैकलैश भी आ जाए तो 70 साल ही जाएंगे। मेरे पास 10 साल फिर भी बचेंगे। ये मेरे हेवन को चुनौती देने वाले प्लान के लिए काफी हैं। लेकिन इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा जोखिम लेना क्या वाकई जरूरी है? आमतौर पर ऐसे मामलों में इतना बड़ा बैकलैश नहीं आता। शायद 13-14 साल ही जाएंगे। लेकिन क्या मेरे लिए हेवनली सीक्रेट गू यहां इस्तेमाल करना सच में फायदेमंद रहेगा? जब मैं अपने प्लान के असली महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचूंगा, तब मेरे दुश्मनों की नजर जरूर इस एक्ट ऑफ डिफाइंग हेवन पर जाएगी। उस समय भी मुझे हेवनली सीक्रेट ज्यू का इस्तेमाल करके भविष्य देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे फैंग युआन के पास वाली फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू मिल जाए तो ये मेरे प्लान में बहुत बड़ी मदद होगी। अभी की बात करें तो अगर मेरे पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू होती तो मैं लांग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करके तुरंत पीछे हट भी सकता था और चाहूं तो आगे बढ़ भी सकता था। लांग या लैंड स्पिरिट मेरा कुछ नहीं कर पाता, और इस बार मुझे इतना बड़ा नुकसान भी नहीं झेलना पड़ता। काफी सोच विचार के बाद ओल्ड मैन यानशी ने फैसला किया कि वो ये मौका छोड़ देगा। हेवनली सीक्रेट गू भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा जाल भी था। उसकी सफलता की संभावना बहुत कम थी और असफलता की कीमत बहुत भारी। ओल्ड मैन यानशी अपनी लाइफ स्पैन यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहता था। पहले भी फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल जू है या नहीं और वो कहाँ गया है ये पता करने के लिए उसने 70 साल गंवा दिए थे, और उस समय जो नतीजा मिला था उसे देखकर वो लंबे समय तक हैरान रह गया था। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में था। वो ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर था। वो वहां कैसे पहुंचा? किस मौके ने फैंग युआन को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की झलक देखने की क्षमता दी? और फिर फैंग युआन उसी ब्लेस्ड लैंड में छिपा बैठा रहा और बाहर ही नहीं निकला। ओल्ड मैन यानशी का फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू हड़पने का प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया।
लेकिन फिर भी उसने हेवनली सीक्रेट ग्यू को दोबारा चलाया और अपनी लाइफ स्पैन के और 80 साल खर्च करके आखिर वो सबसे पॉसिबल अवसर ढूंढ पाया। भविष्य में किसी दिन फांग युआन सदर्न बॉर्डर लौटेगा और यीटियन माउंटेन की बैटल में शामिल होगा। सिर्फ एक फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू के लिए ओल्ड मैन यानशी ने पूरे 150 साल की लाइफ स्पैन खर्च कर दी। वो मन में बोला, चलो नतीजा मिल गया, मैं यहीं उसका इंतजार कर लेता हूं। उसके वुल्व्स पालने वाली बात कोई मायने नहीं रखती। मैं विजडम पाथ गू इमॉर्टल हूं। एक मॉर्टल मेरे खुद बनाए हुए स्कीम से कैसे बच पाएगा? हाँ, ओल्ड मैन यानशी मुस्कुराता हुआ आंखें खोलता है। उसकी आंखें सफेद वुल्फ की तरह थीं, जिनमें कोई प्यूपिल नहीं था, बस सफेद रंग चमक रहा था। वो कनेक्टिंग हेवन ग्यू को घूरता है, उसके होंठ और ऊपर उठ जाते हैं। वो बोला, तुम एक ऑर्डिनरी मॉर्टल हो, लेकिन तुमने मेरे जीवन के 150 साल बर्बाद कर दिए। भविष्य में जब तुम मेरी प्लॉट में फंसकर मरोगे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान होगा, लेकिन अभी ये मत सोचो कि तुम आसानी से बच जाओगे। ओल्ड मैन यानशी थोड़ी देर काम करता रहा और जल्द ही फैंग युआन को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। अरे नहीं, कोई वुल्फ एंस्लेवमेंट ज्यू को रिफाइन करने वाले मटेरियल्स बल्क में खरीद रहा है। फैंग युआन खुद ये मटेरियल्स लेने वाला था, पर ओल्ड मैन यानशी उससे एक कदम आगे निकल गया। फैंग युआन ने जल्दी जल्दी खुद खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसे हर तरफ से रुकावट मिली। कई गू इमॉर्टल्स ने जानबूझकर दाम बढ़ा दिए, जिससे फैंग युआन को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा और जितनी मात्रा उसे चाहिए थी उसका एक बड़ा हिस्सा वो ले ही नहीं पाया। फैंग युआन की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी निगाह सुई जैसी पैनी हो गई। कोई जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये लांग या लैंड स्पिरिट नहीं हो सकता, उसके पास इतनी पहुंच ही नहीं। तो फिर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को छोड़कर सिर्फ वही रह जाता है, वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन यानशी। अचानक फैंग युआन धीमे से हंसा। अगर पहले होता तो वो ऐसे हालात में बहुत असहाय हो जाता, लेकिन अब बात अलग थी। उसके पास वुल्फ एंस्लेवमेंट ग्यू की बहुत सारी रेसिपीज थीं। रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक हर लेवल पर अलग अलग रेसिपीज थीं। जिन मटेरियल्स को ये गू इमॉर्टल्स रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो तो बस ऑर्डिनरी वुल्फ एंस्लेवमेंट गू रेसिपीज में इस्तेमाल होने वाली चीजें थीं। असली रेसिपीज में कई नए आइडियाज थे और कई अलग तरह के रास्ते अपनाए गए थे। खासकर लांग या लैंड स्पिरिट की अपनी रेसिपीज को ये गू इमॉर्टल समझ ही नहीं सकते थे कि उन मटेरियल्स का असली इस्तेमाल क्या है। थोड़ी ही देर बाद हूफ, फैंग युआन की नजर ठंडी हो गई, जैसे वो सामने दिख रहे इन इमॉर्टल्स के नामों को एक एक करके अपने मन में बिठा रहा हो। Diao So, Great Immortal Jushi, Dian Huang Tianmu. और फिर उसने धीमे से कहा, ओल्ड मैन यानशी, तो आखिरकार ये तुम थे। उसी वक्त उसे समझ आ गया कि आजकल जो लोग उसके हर काम में दिक्कत ढूंढ रहे थे वो कौन है, क्योंकि इन इमॉर्टल्स में ज्यादातर वही थे जिन्होंने पिछली जिंदगी में लांग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था। ये बात उसे अपनी यादों से साफ साफ याद थी। ये इमॉर्टल्स ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स से थे, लेकिन कुछ सदर्न बॉर्डर्स से भी आए थे, कुछ ईस्टर्न सी, वेस्टर्न डेजर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट से भी थे। और अगर ओल्ड मैन यानशी को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये साफ दिख रहा था कि ये जो भी छिपा हुआ मिस्टीरियस इमॉर्टल संगठन है वो वाकई बहुत विशाल है। इस अचानक हुई भिड़ंत की वजह से फैंग युआन को कई ऐसे राज पता चले जिनके बारे में वो पहले कभी जान नहीं पाया था, और अंदर ही अंदर वो काफी चौंक गया। आखिर ये कैसी ताकत है जिसने इस संगठन को बनाया होगा? पिछली जिंदगी में उसे तो इसका बिल्कुल अंदाजा तक नहीं था। उसे पूरी तरह अंधेरे में रखा गया था। इतनी बड़ी ताकत जो परछाइयों के पीछे छिपकर बैठी थी, वो कोई साधारण जहरीला सांप नहीं थी। वो तो एक ऐसा खूंखार बाघ था जो पेड़ों के पीछे छुपकर शिकार देख रहा था। वे लोग क्या योजना बना रहे थे? उनका असली मकसद क्या था? आगे चलकर जब 5 रीजन्स का बड़ा बैटल हुआ, उस पूरे घटनाक्रम में इनका क्या असर पड़ा, और ओल्ड मैन यानशी इस मिस्टीरियस संगठन में उसकी भूमिका आखिर क्या थी? जब वो अपने पहले वाले झगड़े को याद करता है तो उसे साफ समझ आता है कि ऊपर से ये लोग जितने भी आक्रामक दिख रहे थे, असल में उन्होंने अपनी पूरी ताकत तो लगाई ही नहीं थी। उनके हर वार में एकदम सही नियंत्रण था। बाहर के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो लोग तो बस यही सोचते कि ये तो बस एक साधारण सा कॉन्टेस्ट चल रहा है। और खुद फैंग युआन भी अगर उसकी 500 साल की यादें ना होती तो यही मानता कि बस किस्मत खराब थी और सामान लेते समय उसे तेज कंपटीशन का सामना करना पड़ा। उन्होंने छिपकर वार किए, लगातार दखल दिया, लेकिन जब देखा कि उसे रोक नहीं पा रहे तो चुपचाप हट गए। उनका पूरा हमला ऐसे था जैसे पानी में एक पत्थर फेंक दो, कुछ लहरें उठती हैं और फिर पानी एकदम शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फैंग युआन अपने दिल में अच्छी तरह समझ रहा था कि इस बार वो इसलिए बच गया क्योंकि लांग या लैंड स्पिरिट की रेसिपीज उसके हाथ में थीं। पर यह तो सिर्फ बुनियाद थी। असली बात यह थी कि सामने वाला पक्ष खुद को उजागर नहीं करना चाहता था, न ही किसी शक को अपने ऊपर आने देना चाहता था। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से हमला नहीं किया।
हालांकि फैंग युआन पिछली जिंदगी में एक गू इमॉर्टल था, लेकिन अभी तो वो सिर्फ एक मॉर्टल था। हालांकि उसके पास एक ब्लेस्ड लैंड थी, लेकिन फिर भी वो दो गू इमॉर्टल्स के मिलकर किए गए प्रहार और उससे भी बढ़कर इतनी मिस्टीरियस और ताकतवर शक्ति के खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकता था। यही वजह है कि ओल्ड मैन यानशी का ध्यान उस पर गया होगा, शायद फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू के कारण। फैंग युआन ने मन ही मन सोचा। तब उसने एक मॉर्टल शरीर से सबके सामने इमॉर्टल ज्यू रिफाइन कर दी थी। ये तो बहुत ही चमकेदार काम था जिसे हर कोई नोटिस करता। इमॉर्टल जीयू तो वैसे ही कम लोगों के पास होती हैं, और ऊपर से फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू, वो भी इतनी टॉप रैंक 6 गू। ऐसे में जू इमॉर्टल्स का लालच जागना तो स्वाभाविक था। असल समस्या थी उसकी वो हाई प्रोफाइल हरकत। लेकिन फैंग युआन के पास तब कोई रास्ता नहीं था। हालात ने उसे मजबूर कर दिया था, और सच कहें तो उसी से सबसे अच्छा नतीजा निकला, वरना इससे बेहतर उपाय था ही नहीं। इतना समय बीत चुका है, अब तक तो ये खबर चारों तरफ फैल चुकी होगी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट इस पर जरूर गहराई से जांच कर रही होगी। लेकिन ये भी एक तरह से अच्छा ही है। जितना गहराई से वे जांच करेंगे, उतना ही उन्हें मेरे बारे में साफ पता चलेगा। मैं तो अभी लगभग 30 साल का हूं, एक बर्बाद हो चुके छोटे मध्यम क्लैन का वैगाबॉन्ड हूं, एक लोन कल्टिवेटर, और सच कहूं तो मैं एक डिमोनिक ग्यू मास्टर हूं। ऐसी हालत में जहां मेरी एप्टीट्यूड भी कम है और मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर भी मैं ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की सीनरी तक की जानकारी जुटा पाया और एक इमॉर्टल ज्यू भी रिफाइन कर ली। यह कैसे संभव है? ये तो ऐसा है जैसे कोई चींटी अचानक विशालकाय बनकर हाथी को निगल जाए, या कोई सुअर अचानक पंख उगाकर बाज से भी ऊंचा उड़ने लगे। या फिर अर्थ की भाषा में कहें तो ये पूरा मामला साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। इस तरह वे लोग जरूर ये नतीजा निकालेंगे कि मेरे पीछे कोई एक्सपर्ट है, कोई ऐसा जो बहुत ताकतवर और मिस्टीरियस गू इमॉर्टल हो सकता है। मैं तो बस उसकी बनाई हुई एक चेस पीस हूं जिसे वो परछाइयों के पीछे से चला रहा है। और इस वजह से अगर वे लोग मुझे निशाना बनाना चाहते भी हैं, तो उन्हें मेरे पीछे खड़े हुए व्यक्ति या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कौन जाने वो बैकग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ा ग्रुप हो, कोई सुपर क्लैन हो या कोई सुपर सेक्ट, कोई भी नहीं जानता। और कोई भी इंसान इसी अनजान चीज की जांच करने की कोशिश करेगा, अपने दुश्मन को समझने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। जब तक वे लोग सब कुछ साफ साफ न जान ले और मैं ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर रहकर ज्यादा ओवरबेयरिंग हरकतें न करूं, तब तक वे लोग सिर्फ मुझे प्रोब करेंगे, लेकिन पूरी ताकत से हमला नहीं करेंगे। फैंग युआन के मन में विचार लहरों की तरह उठ रहे थे, चिंगारियों की तरह चमक रहे थे, और वो अपनी मौजूदा स्थिति को ध्यान से माप रहा था। पर यह सब सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। आखिर कागज कब तक आग को छिपा सकता है? एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी, और अगर उनकी सहनशीलता टूट गई तो मुसीबत सीधे मेरे सिर पर टूट पड़ेगी। जैसे ही इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया, फैंग युआन का सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि वो ब्लेस्ड लैंड को खुद ही सेल्फ डेटोनेट कर दे। इससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा और किसी के भी हाथ डांगू माउंटेन नहीं लगेगी, और ब्लेस्ड लैंड की सुरक्षक होते ही उसे हर कोई ढूंढकर मारने के लिए पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए वो चांगशान यिन की पहचान को अपने भविष्य के बैकअप प्लान के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, ताकि खुद के लिए एक रास्ता खुला रख सके। कहा भी जाता है, एक चालाक खरगोश अपने लिए 3 बिलें बनाता है, और एक डिमोनिक लॉर्ड होने के नाते फैंग युआन ये बात बहुत अच्छी तरह समझता था। सारी बातें सोचकर फैंग युआन ने लंबी सांस भरी। उसे जल्दी से कल्टिवेट करना होगा। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट और वो मिस्टीरियस फोर्स आने से पहले फिर से गू इमॉर्टल स्टेज तक पहुंच जाए। लेकिन तब भी खतरा रहेगा। अगर वो इस बार बच नहीं पाया तो टुकड़े टुकड़े होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दबाव बहुत ज्यादा है। 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड में भले ही उसे सबसे बड़ा फायदा मिला हो, लेकिन अपने उन्हीं कामों की वजह से उसने बाजी की बढ़त खो दी। Spring Autumn Cicada, Immortal Crane Sect, Danghun Mountain, Mysterious Force, Blessed Land की Earthly Calamity। भले ही उसे ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड मिल गई हो और उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई हो, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा खतरे में था। हर तरफ से घातक और तनाव भरी परिस्थितियां उसे धीरे धीरे धकेल रही थीं, जैसे कोई चाबुक उसे आगे खदेड़ रहा हो या कोई तेज दरांती उसकी पीठ पर लगी हो। अगर वो एक पल भी धीमा पड़ा तो अंजाम सोच से भी ज्यादा भयानक होगा। कोई और होता तो अब तक दिमाग और शरीर दोनों टूट चुके होते। इतनी निराशा में इंसान चूर चूर हो जाता। लेकिन फैंग युआन ही ऐसा था जो अपना दिमाग घुमाकर, हर सीमा से बाहर सोचकर इस डरावने हालात में भी एक छोटी से छोटा सर्वाइवल का मौका निकाल पाता था। लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे थे। जैसे अभी उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खत्म होने को आ गई थीं। उसने शुरू में बड़ी मात्रा में इमॉर्टल ग्यू रेसिपीज बेची थीं और कुल मिलाकर 28 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स हासिल की थीं।
लेकिन बाद की खरीदारी, खासकर अभी जो उसने बल्क में सामान खरीदा था, उसकी वजह से उसका खर्च बहुत ज़्यादा हो गया था और अब उसके पास का स्टॉक लगभग खत्म हो गया था। इस समय फैंग युआन के पास सिर्फ 4 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बची थीं। लेकिन ऐसे कितने ही काम थे जिनमें उसे निवेश करना जरूरी था। मजबूरी में उसे वुल्फ ग्रुप्स में निवेश करना रोकना पड़ा। पर फांग युआन की असली योजना तो स्ट्रेंथ और एनस्लेवमेंट पाथ दोनों को साथ साथ कल्टिवेट करने की थी, और अब जब उसके पास दूसरी एपर्चर थी, ये योजना धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। एनस्लेवमेंट पाथ वाले किसी भी ग्यू मास्टर की ताकत 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात, उसके नियंत्रण में कितनी बड़ी बीस्ट ग्रुप है। दूसरी बात, उसके पास कौन कौन सी एनस्लेवमेंट पाथ की गू वर्म्स हैं। तीसरी बात, उस एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर का सोल कितना मजबूत है। जितनी गहरी सोल की फाउंडेशन होगी, उतने ज्यादा बीस्ट्स वो एनस्लेव कर पाएगा और उतने ही मजबूत बीस्ट किंग्स को कंट्रोल कर पाएगा। साथ ही वो अपनी बीस्ट ग्रुप्स को बैटल में जितने लंबे समय तक चला सकेगा, वो समय भी बढ़ जाएगा। मेरे खरीदने के बाद मेरी वुल्फ ग्रुप की संख्या नॉर्दर्न प्लेन्स के मॉर्टल प्लेन में अब सेकेंड रेट स्तर पर पहुंच गई है। फर्स्ट रेट एनस्लेवमेंट मास्टर्स अभी भी वही 3 लोग हैं, माजुन, जियांग बाओया और यांग पो यिंग। लेकिन मेरी एनस्लेवमेंट पाथ की गू वर्म्स तो चंगशान यिन से मिली थीं। वे सब रैंक 4 की थीं। मुझे उन्हें रैंक 5 तक बढ़ाना ही होगा ताकि नॉर्दर्न प्लेन्स की ग्रेट बैटल में उनका इस्तेमाल हो सके। खुशकिस्मती से डैंगहू माउंटेन अब भले ही धीरे धीरे खत्म हो रही हो, लेकिन फिर भी काम आ सकती है। गट्स ग्यू होने की वजह से मेरा खर्च काफी कम हो जाता है, पर इसके अलावा मुझे बड़ी संख्या में वुल्फ सोल ग्यू भी चाहिए होंगी ताकि मैं अपने वुल्फमैन सोल को और मजबूत कर सकूं। कल्टीवेशन की मेरी इन जरूरतों को देखते हुए मेरे पास जो इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स थीं, वे बहुत कम पड़ रही थीं। अब तक तो बल्क में वुल्फ्स खरीदकर मैंने एनस्लेवमेंट कल्टीवेशन के 3 में से केवल एक पहलू पूरा किया था। अगले चरण में उसने ट्रेजर येलो हेवन में जाकर कुछ और गू रेसिपीज खरीदी, कई रिफाइनमेंट मटेरियल्स लिए और रैंक 5 की वुल्फ सोल गू भी ले ली जो उसे बेहद जरूरी थी। कुल मिलाकर उसने 18 वुल्फ सोल गू हासिल की। इस तरह उसने एक और इमॉर्टल एसेंस स्टोन खर्च कर दिया। अब उसके पास सिर्फ 3 स्टोन्स बचीं। अब फैंग युआन की नजर रेलिक ज्यू पर गई। उसकी दूसरी एपर्चर ग्यू अभी अभी बनी थी और वो रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर थी। उसे शुरुआत से कल्टीवेट करना था। लेकिन फैंग युआन के पास इतना समय कहाँ था कि वो खुद बैठकर धीरे धीरे कल्टीवेट करे। रेलिक ज्यू का इस्तेमाल करके वो इस दूसरी एपर्चर के कल्टीवेशन लेवल को तेजी से बढ़ा सकता था और कम समय में इसका पूरा फायदा उठा सकता था। लेकिन चाहकर भी वो ज्यादा रेलिक ज्यू नहीं खरीद सकता था। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स लगभग खत्म ही हो चुकी थीं। इस वजह से फैंग युआन केवल ग्रीन कॉपर, रेड स्टील, व्हाइट सिल्वर और येलो गोल्ड रेलिक गू ही खरीद पाया। अगले ही पल उसने बॉडी मॉडिफिकेशन वाले ज्यू वर्म को चुना, जिसमें एक थैले जैसा होता है जिसमें सोल को रखा जाता है। जब सोल बहुत ताकतवर हो जाए और जिस्म उतना मजबूत न हो तो एक बॉटलनेक बन जाता है, सोल की बढ़ोतरी रुक जाती है। इसी तरह अगर शरीर पर्याप्त मजबूत न हो तो स्ट्रेंथ पाथ के ज्यू वर्म्स इस्तेमाल करते समय बड़ी सावधानी चाहिए। ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश में इंसान खुद ही अपनी हड्डियां तोड़ डाले, अपना मांस फाड़ ले, इससे पहले कि ओपोनेंट को छू भी सके। फैंग युआन ने जब अपना सारा सौदा पूरा कर लिया, उसके पास बस 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ही बचे। इन दोनों स्टोन्स को उसने आपात स्थिति के लिए संभाल कर रख दिया। अगले 2 दिनों तक फैंग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से बाहर कदम नहीं रखा। वो डांगहू माउंटेन पर कल्टीवेशन करता रहा। ये आखिरी गट्स ग्यू है। पहाड़ी की एक चट्टान पर खड़े होकर फैंग युआन ने उस ग्यू को पकड़ लिया। चपाक। एक कुरकुरी सी आवाज आई और उसके अंदर से पीले भूरे रंग का कीचड़ जैसा तरल बह निकला। ये एक रॉटन ज्यू था। ग्रुअल मड इमॉर्टल ज्यू ने इसके शरीर को पूरी तरह गलाकर रख दिया था, इसलिए अब ये सोल को बढ़ाने की क्षमता खो चुका था। डैंग हन माउंटेन की वाइटैलिटी लगातार गिर रही है और सही सलामत गट्स गू की संख्या भी तेजी से कम होती जा रही है। फिर भी इन कुछ दिनों की भारी स्ट्रेंथनिंग के कारण इतनी बड़ी संख्या में गू खाने से मेरी सोल आखिरकार 1000 मैन सोल के स्तर तक पहुंच गई है। फैंग युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने अंदर की सोल को महसूस किया। ये 1000 मैन सोल पहले से कहीं ज्यादा ठोस महसूस हो रहा था, जैसे कोई गाढ़ा भारी पदार्थ शरीर के अंदर भर दिया गया हो, लगभग बाहर फटकर निकल आने जैसी स्थिति। 1000 मैन सोल किसी भी एनस्लेवमेंट एक्सपर्ट की पहचान होती है। कभी चंगशान यिन के पास भी यही 1000 मैन सोल था। फैंग युआन ने आंखें खोली, मन ही मन एक विचार किया, लिटिल हु इमॉर्टल को बुलाया और डैंगहू पैलेस में खुद को टेलीपोर्ट करवा लिया। अपने मुलायम गद्दे पर बैठकर उसने एक व्हाइट सिल्वर रेलिक ज्यू बाहर निकाला। पहले जितने भी परीक्षण उसने किए थे उनसे साफ हो चुका था कि इस रेलिक ज्यू में कोई समस्या नहीं, इसलिए उसने अपना प्राइमीवल एसेंस उसमें डालना शुरू कर दिया।
थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने आंखें खोलीं, अपने सेकंड एपर्चर की जांच की और संतोष से सिर हिलाया। सेकंड एपर्चर भी रैंक 3 पीक स्टेज तक पहुंच चुका है। इस तरह फैंग युआन का पहला एपर्चर रैंक 5 पीक स्टेज था, जिसमें क्रिस्टल पर्पल प्राइमीवल एसेंस था, और दूसरा एपर्चर रैंक 3 पीक स्टेज जिसमें स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस। स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस भले क्रिस्टल पर्पल प्राइमीवल एसेंस जितना ताकतवर ना हो, लेकिन फैंग युआन के लिए अच्छी मदद तो देता ही है। आखिर नॉर्दर्न प्लेन्स के इंपीरियल कोर्ट वाले कॉन्टेस्ट में रैंक 3 गू मास्टर्स ही असली मुख्य शक्ति होते हैं। अगर मैं येलो गोल्ड रेलिक ज्यू का इस्तेमाल कर लूं तो रैंक 4 पीक स्टेज तक पहुंच जाऊंगा, जो सबसे बढ़िया होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दूसरे एपर्चर की वजह से मुझे एक और वाइटल ज्यू का विकल्प मिलता है। इस तरह मैं अकेला आदमी 2 वाइटल ज्यू रख सकता हूं। अपनी फेंक देने लायक गू को एक तरफ रखते हुए हर गू मास्टर की पहली पसंद हमेशा उसी गू वर्म की होती थी जो उसकी वाइटल गू बन सके। वाइटल जू और जू मास्टर का रिश्ता इतना करीब होता है कि कहना चाहिए दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बंध जाती है। जिस तरफ चोट लगे, दूसरी तरफ उसका असर जरूर पड़ेगा। वाइटल जीयू की एक खास बात थी जो किसी और जीयू में नहीं होती थी। चाहे गू रिफाइनमेंट कितना भी बुरी तरह नाकाम क्यों न हो जाए, वाइटल गू हमेशा बची रहती थी। इसी वजह से ज्यादातर ग्यू मास्टर्स अपनी वाइटल ग्यू को ही अपना कोर ग्यू मानते थे। आमतौर पर गू मास्टर का सबसे ताकतवर गू वर्म ही उसकी वाइटल ग्यू होती है। एक बार वाइटल ज्यू बन जाए फिर उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बिल्कुल असंभव भी नहीं था। अगर कोई गू मास्टर किसी बेहद अच्छे गू वर्म को पाता और उसे अपनी नई वाइटल गू बनाना चाहता तो वो अपनी पुरानी वाइटल ज्यू को नष्ट कर सकता था। लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक कदम था, क्योंकि जैसे ही वाइटल ग्यू नष्ट होती, गू मास्टर पर बहुत भयानक बैकलैश आता। कम से कम तो भारी चोटें लगती और ज्यादा हुआ तो मौत भी हो सकती थी। फैंग युआन के रीबर्थ के बाद उसकी वाइटल गू स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ही थी, जो उसकी पहली एपर्चर के बीचों बीच गहरी नींद में पड़ी थी और कोई हलचल नहीं कर रही थी। अब उसके पास दूसरी एपर्चर थी और इस वजह से एक दूसरी वाइटल ज्यू चुनने का मौका भी। ज्यू रेसिपी पढ़कर वो पहले ही थोड़ा अंदाज लगा चुका था, पर जब सचमुच उसे ये मौका मिला तो उसके मन में हल्की खुशी दौड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि अपनी दूसरी वाइटल ज्यू किसे बनाए। इमॉर्टल ज्यू को तो वो सीधा बाहर कर ही देता था, क्योंकि फैंग युआन की दूसरी एपर्चर सिर्फ रैंक 3 मॉर्टल एपर्चर थी जिसमें इमॉर्टल ग्यू रखी ही नहीं जा सकती थी। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा एक अलग किस्म की परिस्थिति थी। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के अलावा फैंग युआन के पास 2 और इमॉर्टल ज्यू भी थे, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और ग्रुएल मड। लेकिन इमॉर्टल गू ग्रुएल मड तो एक्सपेंडेबल ग्यू था। अगर फैंग युआन उसे अपनी वाइटल गू बना लेता तो उसके इस्तेमाल होते ही फैंग युआन को बहुत भारी बैकलैश झेलना पड़ता। इसलिए ऐसी मूर्खता वो कभी नहीं करने वाला था। जहां तक फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल की बात है, वो तो दूर पॉइजनस ग्रासलैंड में पड़ा था, इसलिए उसे लेकर सोचना भी बेकार था। ज्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। फैंग युआन ने अपना फैसला तुरंत कर लिया। वो था रैंक 3 ऑल आउट एफर्ट GU। वो स्ट्रेंथ पाथ और एनस्लेवमेंट पाथ दोनों की कल्टिवेशन कर रहा था। ऑल आउट एफर्ट ग्यू उसके लिए अनिवार्य था और स्ट्रेंथ पाथ का सबसे आदर्श कोर भी। पहले उसने अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू को इसलिए रखना चाहा था ताकि गू रिफाइनमेंट करते समय ऑल आउट एफर्ट गू सुरक्षित रहे। लेकिन हालात ऐसे बने कि फैंग युआन को अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू का इस्तेमाल करना ही पड़ा इमॉर्टल गू फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल की रिफाइनमेंट के लिए। अब अगर ऑल आउट एफर्ट गू उसकी दूसरी विटल गू बन जाए तो गू रिफाइनमेंट गलत होने पर भी फैंग युआन को इस कीमती गू वर्म के खोने की चिंता कभी नहीं रहेगी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। फैंग युआन स्टारगेट गू के जरिए वापस नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया। हो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का टाइम फ्लो बाहर की दुनिया से 5 गुना तेज था। फैंग युआन ने ब्लेस्ड लैंड में 2 दिन बिताए, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में बस 1 रात ही गुजरी थी। सुबह की पहली हल्की रोशनी थी। आसमान के किनारे से हल्का बैंगनी और सफेद रंग झिलमिलाने लगा था। सूरज जैसे जैसे ऊपर आता गया, काली पड़ी घास हरे चमकते रंग में बदलने लगी। क्रेसेंट लेक में सुबह की चमकीली रोशनी पड़कर पानी झिलमिल करने लगा। भोर की कोमल रोशनी फैंग युआन के चेहरे पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए बगल की ओर देखने लगा। उसके सामने फैला हुआ स्पार्स वुल्फ ग्रुप अब फिर से कई सफेद वुल्फ फिगर्स से भर चुका था। ये पानी के वुल्व्स थे जिनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। एक वाटर वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग उनकी अगुवाई कर रहा था और उसके साथ 6,000 वुल्फ किंग्स भी मौजूद थे। जहां तक वर्मिलियन फ्लेम वुल्फ ग्रुप, नाइट वुल्फ ग्रुप, म्यूटेटेड बीस्ट्स वगैरह की बात है, उन्हें फैंग युआन साथ नहीं लाया था, क्योंकि ये सब एक साथ ले आता तो बहुत अचानक और बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगता।
फैंग युआन इस समय चांगशन यिन का रूप धरे हुए था और इस आइडेंटिटी को संभालना उसके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए उसे ऐसी गलती नहीं करनी थी जो उसकी असल पहचान खोल दे। पानी वाले वुल्व्स अलग थे। ऐसा दिख रहा था जैसे वो जंगली वाटर वुल्व्स को अपनी टोली में शामिल कर रहा है। पानी वाले वुल्व्स का आना आसानी से समझाया जा सकता था, लेकिन अगर नाइट वुल्फ, बीस्ट एम्परर या वे म्यूटेटेड वुल्व्स यहां दिख जाते तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता। फैंग युआन ने अपने हम्प वुल्फ की पीठ पर बैठकर मन ही मन सोचा कि मुझे तो आगे भी इन जंगली वाटर वुल्फ ग्रुप्स को ही संभालते रहना पड़ेगा। उसके एक इशारे पर पूरी वुल्फ ग्रुप फिर से शान से उठी और अगली मंजिल की ओर बढ़ चली। 3 दिन बाद क्रेसेंट लेक के किनारे एक इलाके में 2 ट्राइब्स के गू मास्टर्स आमने सामने खड़े होकर गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। चाय ट्राइब के ट्राइब लीडर चाय जांग ने ऊंची आवाज में कहा कि जोंग फेयू, तुम्हारा जोंग ट्राइब तो बिल्कुल हद कर रहा है। ये 5 ब्लैक स्किन फैट बीटल साफ साफ हमारे ट्राइब की चीजें हैं और तुम लोग इन्हें बीच रास्ते से छीन कर ले जाने की हिम्मत कैसे कर लेते हो। जोंग ट्राइब लीडर जोंग फेयू ठंडी हंसी हंसकर बोला कि बेकार की बातें मत करो। हमने पहले ही अपनी टेरिटरीज तय कर ली थी और ये वाटर वुल्फ नेस्ट ही हमारी बाउंड्री है। ये इलाका हमारे जोंग ट्राइब की टेरिटरी में आता है और यहाँ पर जो भी ब्लैक स्किन फैट बीटल्स आएंगे वो हमारे ही माने जाएंगे। चाय ट्राइब के ग्यू मास्टर्स इस बात को सुनकर और भी गुस्से से भर उठे। चाय जांग का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा कि कितने बेईमान हो तुम लोग। हमारा चाय ट्राइब तो हीरोज असेंबली के लिए अपना कैंप समेटकर आगे बढ़ रहा है। हमें तो स्वाभाविक ही इस रास्ते से गुजरना था। जोंग फेयू की आंखों में ठंडी चमक उतर आई और वो मुस्कुराते हुए बोला कि यही तो तुम लोगों की गलती है। तुम चाहो तो रास्ता बदलकर भी जा सकते थे, फिर मेरे ट्राइब के कैंप ग्राउंड में पैर क्यों रखा। चाय ट्राइब के ग्यू मास्टर्स तो आग बबूला हो गए। जोंग ट्राइब ने अपना कैंप सीधे मुख्य रास्ते पर लगा रखा था और अगर चाय ट्राइब रास्ता बदलता तो उन्हें कम से कम 3 बड़े बीस्ट ग्रुप्स के बीच से निकलना पड़ता। साफ था कि जोंग ट्राइब जानबूझकर उन्हें दबाव में डाल रहा था। चाय जांग दांत भींचकर बोला कि जोंग फेयू, तुम्हारी हरकतें वाकई बहुत नीची हैं। जोंग फेयू ने कंधे उचकाए और बेपरवाही से कहा कि अगर तुम लोगों को पसंद नहीं है तो आओ लड़ लेते हैं। ये सुनते ही चाय ट्राइब के ग्यू मास्टर्स के मन की गर्मी कुछ धीमी पड़ गई। चाय ट्राइब छोटा ट्राइब था, जबकि जोंग ट्राइब तो 2 साल पहले ही मिड स्केल ट्राइब बन चुका था। ताकत के मामले में जोंग ट्राइब भारी था। अगर लड़ाई होती तो चाय ट्राइब का नुकसान होना तय था। चाय जांग, जो चाय ट्राइब का लीडर था, ये बात अच्छी तरह जानता था। उसका मन पीछे हटने का भी हो रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन 5 ब्लैक स्किन फैट बीटल्स में से 3 तो उनके ट्राइब के सबसे कीमती सामान ले जा रहे थे। ये वही सामान था जिसे चाय ट्राइब बड़ी मेहनत से इकट्ठा कर रहा था और जिसका इस्तेमाल वे लियू वेनवू का समर्थन पाने के लिए करना चाहते थे। ऐसे में इन्हें छोड़ देना चाय जैंग के लिए बहुत भारी बात थी। आखिर उसे लड़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। दोनों तरफ जब ऐसी कशमकश थी और चाय जांग कुछ फैसला नहीं कर पा रहा था, तभी दूर से लगातार वुल्फ हाउल्स गूंजने लगे। हाउल हाउल। भेड़ियों की आवाजें एक के बाद एक गूंजती चली आ रही थीं। साथ ही बहुत सारी बीस्ट्स के दौड़ने की भारी भरकम आवाजें भी सब तक पहुंचने लगीं। लोगों में बेचैनी फैल गई। ये कैसी आवाजें हैं? ये तो वुल्फ ग्रुप है। लेकिन अभी तो दोपहर का समय है और वाटर वुल्फ्स का नेस्ट भी पास ही है। फिर कोई वाइल्ड वुल्फ ग्रुप यहां कैसे आ गया? जोंग ट्राइब और चाय ट्राइब के लोग उस आवाज की तरफ मुड़े जैसे कोई बड़ा दुश्मन सामने आ खड़ा हुआ हो। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि सामने की विरली जंगल की लाइन को चीरते हुए एक भव्य वुल्फ आर्मी नदी की तरह उमड़ती हुई उनकी तरफ आ रही है। इस वुल्फ ग्रुप में ताकतवर नाइट वुल्व्स थे, मजबूत डिफेंस वाले टर्टल बैक वुल्व्स थे, तेज और फुर्तीले विंड वुल्व्स थे और सबसे ज्यादा संख्या थी सफेद बालों वाले वाटर वुल्व्स की। बाकी सामान्य वुल्फ ग्रुप से ये पूरा समूह बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये सब एकदम सधे हुए आर्मी की तरह तालमेल में आगे बढ़ रहे थे। इसका सिर्फ एक ही कारण था। चाय जांग का दिल धक से रह गया और उसी पल उसके दिमाग में एक ही नाम चमका, चांगशन यिन। जोंग फेयू का चेहरा भी तुरंत फीका पड़ गया। जोंग ट्राइब भी लॉर्ड लियू वेनवू की तरफ झुकना चाहता था, इसलिए वे चाय ट्राइब के इन सामानों पर हाथ साफ करना चाहते थे, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने अहम मौके पर कोई पूरा माहौल ही उलट देगा। जैसे जैसे वुल्फ ग्रुप पास आता गया, दोनों ट्राइब्स के गू मास्टर्स बेचैन होने लगे। एक ने घबराते हुए कहा, क्या जबरदस्त वुल्फ ग्रुप है। दूसरा अनुभवी गू मास्टर तेज सांस लेते हुए बोला, अगर अंदाजा लगाऊं तो कम से कम 28,000 टर्टलबैक वुल्व्स होंगे, 15,000 नाइट वुल्व्स और विंड वुल्व्स तो नाइट वुल्व से भी ज्यादा हैं। वाटर वुल्व्स सबसे ज्यादा हैं, लगभग 32,000। वुल्फ ग्रुप का आकार सचमुच बहुत बड़ा था। वे आधे चांद की तरह फैल गए थे और दोनों ट्राइब्स को पूरी तरह ढक रहे थे। जोंग ट्राइब और चाय ट्राइब के गू मास्टर्स एकदम घिर चुके थे और पीछे क्रेसेंट लेक होने की वजह से उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी।
चाई जंग घबराकर बोला सुना था। चांगशन यिन ने पेई, बेई और झेंग ट्राइब्स पर हमला करके भारी नुकसान झेला था, फिर भी उसके पास इतने वुल्व्स कैसे बचे हुए हैं? सामने जो घना वुल्फ ग्रुप फैला था वो इतना विशाल था कि उसके पीछे भी जंगल में कितने वुल्व्स छिपे हुए थे समझ नहीं आ रहा था। जोंग फेयू अब अपनी पहले वाली आराम वाली हंसी बिल्कुल नहीं बनाए रख पा रहा था। उसकी नज़र वुल्फ ग्रुप में मौजूद कई थाउजेंड बीस्ट किंग्स और कई मिरियाड बीस्ट किंग्स पर पड़ी और उसका दिल गले में अटक गया। एनस्लेवमेंट पाथ बाकी सभी पाथ्स से अलग होती है। एक अकेली ताकत भी पूरा हालात बदल सकती है। साधारण एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स भी हल्के में लेने वाले नहीं, और यहां तो सामने चांगशान यिन था। जोंग फेयू अच्छे से समझ रहा था कि ये वुल्फ ग्रुप्स अकेले ही जोंग ट्राइब को 2-3 बार मिटा सकते हैं और फिर भी ताकत बची रहेगी, क्योंकि वे सब खुले जंगल में खड़े थे। उन्हें कोई दीवार नहीं थी जिस पर टिककर डिफेंस कर सकें, न फॉर्मेशन था, न आराम का वक्त, न प्राइमीवल एसेंस वापस पाने की मोहलत। इसी बीच एक हम्प वुल्फ धीरे से जंगल से बाहर आया और उसकी पीठ पर बैठे फैंग युआन सबके सामने आ गए। जोंग फेयू और चाई जांग एक साथ चिल्ला उठे, चांगशान यिन। पल भर में अनगिनत नजरें फैंग युआन के चेहरे पर जा टिकीं। फैंग युआन बिल्कुल भावहीन चेहरा लिए हम्प वुल्फ पर सीधे बैठे थे, ठीक उसी तरह जैसे चांगशान यिन की आदत थी। उनकी तेज नजर सबके ऊपर ऐसे घूमी कि उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके बंद होंठ और सीधा बैठने का अंदाज ही चांगशन यिन की घमंडी और ऊंची हवा वाली शान को साफ दिखा रहा था। जोंग ट्राइब और चाई ट्राइब के गू मास्टर्स एकदम चुप हो गए, जैसे किसी ने भारी पत्थर उनके दिल पर रख दिया हो। ऐसा माहौल जम गया कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, खासतौर पर जब उन्हें याद आया कि वुल्फ किंग चांगशान यिन ने एक ही रात में 3 ट्राइब्स को चुनौती दी थी, तो कई गू मास्टर्स कांपने लगे। पे, बे और जेंग ट्राइब बरसों से मिड स्केल ट्राइब थे, वहीं चाई ट्राइब तो छोटी ट्राइब थी, और जोंग ट्राइब भी अभी थोड़े समय पहले मिड स्केल ट्राइब बना था। जोंग फेयू और चाई जंग एक दूसरे की तरफ देखे। दोनों की आंखों में चिंता भी थी और साथ मिलकर बचने की इच्छा भी। अभी थोड़ी देर पहले तक जो दोनों ट्राइब लड़ने को तैयार थे, अब जो हालात थे उसमें दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होने को मजबूर थे। किस्मत का ये खेल देखकर हंसें या रोएं समझ नहीं आ रहा था। जोंग फेयू ने दांत भींचते हुए गहरी झुककर कहा, लॉर्ड चांगशान यिन, आपका नाम मैंने बहुत सुना है, मैं जोंग फेयू। लेकिन जोंग फेयू अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि फांग युआन ने हाथ हिलाकर ठंडे स्वर में कहा, सब लोग हट जाओ, मेरे रास्ते में मत खड़े रहो। जोंग फेयू की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर अपमान साफ दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, बस सिर और झुकाकर चांगशान यिन की तरफ झुका, फिर अपने जोंग ट्राइब्समैन को आदेश दिया, पीछे हटो। चाई जंग ने भी हालात समझकर तुरंत कहा, हम भी पीछे हट रहे हैं। दोनों ट्राइब्स दूर हटने लगे। कुछ ही देर में पूरे लेक के किनारे पर सिर्फ फैंग युआन और विशाल वुल्फ ग्रुप्स रह गए, और हाँ, वहीं पर वे 3 धीमे चलने वाले ब्लैक स्किन फैट बीटल्स भी पड़े थे। फैंग युआन ने उन 3 बीटल्स पर एक नजर डाली, लेकिन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। दोनों ट्राइब्स जिस चीज पर लड़ रहे थे उसमें उसे बिल्कुल आकर्षण नहीं था। उसने हाथ हिलाया और तुरंत वाटर वुल्फ ग्रुप पानी में कूद गया और वहां मौजूद वाटर वुल्फ नेस्ट पर टूट पड़ा। यहाँ जो वाटर वुल्फ का ठिकाना था उसमें पूरे 4000 वाटर वुल्फ्स थे। ये पूरा का पूरा 1000 बीस्ट ग्रुप जैसा था। अमूमन वाटर वुल्फ्स जमीन पर कदम नहीं रखते, पर जब उनके घर में कोई घुस जाए तो बात दूसरी हो जाती है। जैसे ही फैंग युआन की वुल्फ ग्रुप वहां पहुंची, इन जंगली वाटर वुल्व्स ने सब एक साथ हमला बोल दिया और फैंग युआन की वुल्फ से भिड़ गए। रास्ता रुक गया तो फैंग युआन की वुल्फ ग्रुप भी वहीं थम गई। लेकिन फैंग युआन ने हल्का सा सांस खींचकर वुल्फ हाउल गू चला दी और 3 ग्रुप की रीइंफोर्समेंट्स मौके पर पहुंच गईं। जंगली वाटर वुल्व्स बस एक पल के लिए ही टिक पाए, फिर दबाव सह नहीं पाए, तुरंत ही कुचल गए और पूरी तरह हार गए। दूर एक जगह, ट्राइब लीडर, हमारी चीजें अभी भी वही हैं, एक चाई ट्राइब एल्डर ने गुस्से में कहा। चाई ट्राइब लीडर ने लंबी सांस ली, रहने दो, जान बच गई, यही काफी है। एक दूसरा चाई ट्राइब एल्डर बोला, हमें थोड़ा रुककर देख नहीं लेना चाहिए? चांगशान यिन जैसे पर्सन को शायद इन 3 ब्लैक स्किन फैट आर्मर वर्म्स में कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन चाई जंग असलियत समझता था। उसने नाक से जोर की आवाज निकाली, अगर तुम चांगशन यिन को नाराज करके उसके हाथों मरने का डर नहीं रखते तो यहीं रुक जाओ। वो एल्डर तुरंत खामोश हो गया। ये सोच तुमको ही आई है क्या? जोंग ट्राइब को नहीं सूझेगी? चांगशन यिन चाहे इन चीजों को न भी ले, फिर भी हम इन्हें वापस नहीं ले पाएंगे। इतने बड़े एक्सपर्ट चांगशान यिन जैसा यहां मौजूद हो तो हम क्रेसेंट लेक में टिक ही नहीं सकते। अभी से तैयारी करो, निकलते हैं, जितनी जल्दी जाएं उतना अच्छा। चाई जांग ने हाथ हिलाकर कहा। उसकी आवाज में बेबसी थी, थोड़ा गुस्सा भी और कमजोरी का दर्द भी। चाई ट्राइब एक छोटा सा ट्राइब था, बहुत कमजोर।
ऊपर से 10 साल की ब्लिजर्ड भी आने वाली थी, फिर इंपीरियल कोर्ट की लड़ाई अलग। उत्तर का नॉर्दर्न प्लेन्स जल्द ही लड़ाइयों और उथल पुथल से भर जाएगा। चाय ट्राइब जैसी एक छोटी सी ट्राइब इस उथल पुथल भरी दुनिया में मानो एक नन्ही सी नाव थी। तूफान और लहरें उसे जैसे चाहें उड़ा ले जाएं। बस किसी तरह डगमगाते हुए आगे बढ़ पाते थे। सिर्फ किसी ज्यादा ताकतवर सहारे को पकड़कर ही उनके सर्वाइव करने की उम्मीद बढ़ सकती थी। चाय ट्राइब ने जल्दी से सामान समेटा और बिना एक पल गंवाए वहां से रवाना हो गई। थोड़ी ही देर बाद जोंग ट्राइब का इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर डर की हल्की झुरझुरी के साथ जोंग फे यू के सामने आकर बोला, लॉर्ड वुल्फ किंग ने पूरी जीत हासिल कर ली। बस हाथ हिलाया और पूरा वुल्फ डे खत्म कर दिया। 4000 वाटर वुल्व्स में से 3000 को उसने रिक्रूट कर लिया और खुद की सिर्फ 300 वुल्व्स खोईं। ये सुनकर जोंग फे यू और जोंग ट्राइब के हायर अप सिहर उठे। ऐसा लॉस और गेन का हिसाब तो डराने वाला था। तभी तो इस वुल्फ किंग की वुल्फ ग्रुप इतनी जल्दी रिप्लेनिश हो जाती है। लॉर्ड ट्राइब लीडर, आपने खुद देखा नहीं, चांगशन यिन की मैनिपुलेशन तो जैसे किसी और दुनिया की थी। सच में कमाल की स्किल। इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। जोंग फे यू ने नाक से आवाज निकालते हुए अपनी ट्राइब को छोटा दिखाना नहीं चाहा और बेझिझक बोला, चांगशान यिन के पास वाटर वुल्फ मिरियाड बीस्ट किंग है और इन जंगली वुल्व्स का लीडर तो बस 1000 बीस्ट किंग है। जब दोनों आमने सामने आएंगे तो वाटर वुल्फ ग्रुप पर भारी सप्रेशन पड़ेगी, उनकी बैटल स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाएगी। इसी वजह से उन्हें रिक्रूट करना आसान हुआ। लेकिन वो जो 3 ब्लैक स्किन फैट आर्मर बीटल्स थे, उनका क्या? इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर बोला, उन्हें भी चांगशन यिन ही ले गया। जोंग फे यू का चेहरा काला पड़ गया। वो तो चिकन चुराने चला था और उल्टा चारा ही गंवा बैठा। ना रिसोर्सेज हासिल हुए, ऊपर से चाय ट्राइब से दुश्मनी भी मोल ले ली। सोचने वाली बात यह है कि चाय ट्राइब और जोंग ट्राइब आपस में रिश्तेदार थे। दोनों की नजदीकी भी काफी थी, वरना एक साथ चलते नहीं और कैंप लगाते वक्त भी एक दूसरे के पास रहकर एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते। लेकिन दुनिया की सच्चाई यही है भाई, दुनिया बेरहम होती है। अभी इंपीरियल कोर्ट की कंपटीशन सिर्फ फायदे की बात नहीं थी, ये जोंग ट्राइब और चाय ट्राइब की सर्वाइव की लड़ाई थी। उनका रिश्ता सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने का एक तरीका था, और जब किसी एक को छोड़ना पड़े तो बिना पलक झपकाए छोड़ देंगे। मुख्य टेंट के अंदर गहरी दबाव भरी खामोशी छाई हुई थी। काफी देर बाद जोंग फे यू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चांगशान यिन जैसा पर्सन, चाहे हम अपनी सारी ताकत भी जोड़ लें फिर भी उसके सामने टिक नहीं सकते। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन सिर्फ उसी की नहीं है, उससे भी 3 ज्यादा मजबूत एनस्लेवमेंट मास्टर मौजूद हैं। इस बैटल को हम याद रखेंगे और जब लॉर्ड लियू वेनवू के पास जाएंगे एक दिन जरूर बदला लेंगे। जोंग ट्राइब के एल्डर्स ने उसकी बात पर सिर हिलाकर सहमति जताई। थोड़ी ही देर बाद जोंग ट्राइब भी वहां से रवाना हो गई। कुल 9 दिन लगाकर फैंग युआन अपनी वुल्फ ग्रुप को, जो अब बहुत बड़े आकार में बदल चुकी है, वापस जी ट्राइब कैंप लेकर आ गया। जे गुआंग जी ट्राइब के हायर अप्स को साथ लेकर फैंग युआन का स्वागत करने बाहर आया। लॉर्ड सुप्रीम एल्डर, आपकी कल्टिवेशन फिर से रिकवर हो गई? जे गुआंग ने जैसे ही फैंग युआन की रैंक 4 पीक स्टेज वाली ऑरा महसूस की, वो चौंक भी गया और खुश भी हो गया। फैंग युआन ने शांत भाव से सिर हिलाया। रिकवर हो गई, अब समय भी हो गया था। उस समय चांगशान यिन की कल्टिवेशन रैंक 4 पीक स्टेज थी। बाद में हाथू गू के साथ ग्रैंड बैटल में वो बुरी तरह घायल हो गया था, लगभग मौत के कगार तक, और उसी वजह से हाइबरनेशन में चला गया। लेकिन अब फैंग युआन की फर्स्ट एपर्चर रैंक 5 पीक स्टेज तक पहुंच चुकी थी। नॉर्दर्न प्लेन्स की सप्रेशन के बावजूद उसके अंदर रैंक 5 इनिशियल स्टेज की ऑरा मौजूद थी। अभी जो रैंक 4 पीक स्टेज की ऑरा बाहर दिख रही थी वो सिर्फ ब्रेथ कंसीलमेंट ग्यू की वजह से थी। जहां तक उसकी सेकंड एपर्चर की बात है, क्योंकि वो नॉर्दर्न प्लेन्स में पहली बार बनी थी, इसलिए उस पर कोई सप्रेशन नहीं लगती थी और वो अभी भी रैंक 3 पीक स्टेज पर ही थी। इसे अभी छुपाकर रखना और धीरे धीरे ऑरा को उजागर करना न सिर्फ इसे एक ट्रम्प कार्ड की तरह सुरक्षित रखता है, बल्कि दूसरों को भी उसके इंप्रूवमेंट को धीरे धीरे स्वीकार करने देता है बिना किसी शक के। फैंग युआन जी ट्राइब हायर अप्स के साथ कैंप लौट आया। जी ट्राइब कैंप लगातार फैल रहा था, रास्ते भर हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी। बड़ी संख्या में मॉर्टल स्लेव्स और गू मास्टर स्लेव्स को बेरहमी से काम में लगाया जा रहा था। विनर टेक्स ऑल, यही वॉर की क्रूरता थी और यही उसकी खूबसूरती भी। आमतौर पर एक जू मास्टर 5 से ज्यादा स्लेव्स को नियंत्रित नहीं कर पाता था। जहां तक स्लेव गू मास्टर्स की बात है, उनकी संख्या तो और भी कम होती थी। आम गू मास्टर सिर्फ एक ही स्लेव गू मास्टर को कंट्रोल कर सकता था। उससे ज्यादा हो जाए तो सोल पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता था, और जिन स्लेव गू मास्टर्स की सोल बहुत मजबूत होती थी, उन्हें कंट्रोल करने के लिए तो उससे भी कई गुना मजबूत सोल चाहिए होती थी।
फैंग युआन के पास तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे स्लेवरी जू लेने की क्षमता थी, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसकी कई बातें उजागर हो जाती। जी ट्राइब तो उसके पूरे प्लान में बस एक चेस पीस था, उसे उनकी इतनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद मुझे आगे भी सेक्लूजन में रहकर कल्टिवेटिंग करना है। तुम लोग इस वुल्फ ग्रुप को खिलाने का काम संभालोगे, फैंग युआन ने कहा। जी ग्वांग ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसके मन में तो रोना पड़ा हुआ था। जी ट्राइब अभी बढ़ रहा था और मैन पावर की बहुत कमी थी। वुल्फ ग्रुप बहुत ही विशाल था, उन्हें खिलाना भारी बोझ था। इससे जी ट्राइब का बहुत सारा लेबर खत्म हो जाता। लेकिन फांग युआन के अगले ही वाक्य ने इस यंग जी ट्राइब लीडर को बेहद खुश कर दिया। इस बार मैं बहुत सारे रिसोर्सेज लेकर आया हूं। ये सब मुझे वुल्व्स का शिकार करते हुए मिले। इन्हें जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करना, लेकिन ध्यान रखना, उन 3 ब्लैक स्किन फैट आर्मर बीटल्स पर जो भी चीजें थीं वो मेरी हैं। उन्हें ठीक से सुरक्षित रखना। Yes, Lord Supreme Elder. अगले कई दिनों तक फैंग युआन जी ट्राइब कैंप के अंदर ही रहा और सेक्लूजन में कड़ाई से कल्टिवेटिंग करता रहा। उसकी सेकंड एपर्चर की कल्टिवेशन लेवल को बढ़ाना जरूरी था। भले ही उसके पास 1000 मैन सोल था, फिर भी उसे वुल्फ सोल गू की जरूरत थी ताकि वो खुद को और मजबूत कर सके और 1000 मैन सोल लेवल के वुल्फ मैन सोल में बदल सके। उधर उसी समय उसकी स्ट्रेंथ पाथ को भी और सुधार की जरूरत थी, इसलिए उसे लगातार जुन स्ट्रेंथ जू का इस्तेमाल करते रहना पड़ता था। जब उसे थोड़ा मन को हल्का करना होता तो वो उन 3 ब्लैक स्किन फैट आर्मर बीटल्स के ऊपर रखी हुई चीजों को निकालकर बड़े आराम से देखने लगता था। चाय ट्राइब ने बहुत मेहनत करके जो सामान इकट्ठा किया था वो सच कहें तो बड़े ही अजीब थे। सबके सब ग्रे वाइट रंग के स्टोन स्लैब्स थे, लेकिन इन स्टोन स्लैब्स की सतह पर काले रंग की इंक से बनी हुई रेखाएं भरी पड़ी थीं। कुछ रेखाएं सीधी, कुछ मुड़ी हुई, कहीं पतली कहीं मोटी, और कई जगह ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थीं। कुछ देखने में अक्षरों जैसी लगती थीं तो कुछ ऐसे लगते जैसे किसी नज़ारे की तस्वीर खींची गई हो। अगर ये स्टोन स्लैब सच में असली निकलते तो ये सचमुच बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि माना जाता है कि इनका स्रोत इमेमोरियल ईरा तक जाता है, रेनजू की 9वीं बेटी केफ्री विजडम हार्ट तक। लिखाई में बताया गया है कि विजडम जू को बचाने के लिए केफ्री विजडम हार्ट कियान कुन क्रिस्टल वॉल तक पहुंची थी। कियान कुन क्रिस्टल वॉल ऊपर से नीचे तक एकदम सीधी थी और हवा में तैरती हुई एक बहुत बड़ी दर्पण जैसी नजर आती थी। उस दर्पण जैसे क्रिस्टल के अंदर एक बुक माउंटेन थी और उस बुक माउंटेन पर एक इंक वाटरफॉल बहती थी जो नीचे आकर पत्थरों पर गिरती और फिर मिलकर एक लिटरेचर स्प्रिंग बनाती थी। वो इंक वाटरफॉल लगातार बहती रहती और जैसे ही उसके छींटे लिटरेचर स्प्रिंग पर गिरते, पानी उछलकर चारों तरफ फैलता। ये काले रंग की स्याही वाले पानी की बूंदें हवा में उड़ते उड़ते शब्दों का रूप ले लेती। यही से गू मास्टर दुनिया में 100 क्लैन की राइटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी। फिर जब कियान कुन क्रिस्टल वॉल टूट गई तो वो बिखरकर अनगिनत ग्रे वाइट स्टोन स्लैब्स में बदल गई। कहावत है कि अगर कोई इंसान दुनिया के सारे स्टोन स्लैब्स को इकट्ठा कर ले तो वो कियान कुन क्रिस्टल वॉल को फिर से जोड़ सकता है और गू मास्टर दोबारा बुक माउंटेन में प्रवेश पा सकता है। अगर इंसानों के पुराने इतिहास पर नजर डालो तो पता चलता है कि कई पीढ़ियों से गू मास्टर्स, गू इमॉर्टल्स, यहाँ तक कि इमॉर्टल और डीमन वेनरेबल्स भी इन स्टोन स्लैब्स को जमा करते आए हैं। इसी वजह से थोड़े ही समय में इनकी नकली स्टोन स्लैब्स की भी बहुत बड़ी संख्या बाजार में फैल गई। ये नकली स्टोन स्लैब्स असली स्टोन स्लैब्स से इतने मिलते जुलते थे कि अगर सामने वाला जीयू मास्टर बहुत अनुभवी अप्रेजर न हो तो पहचानना लगभग नामुमकिन था। इतिहास में सबसे ज्यादा मान्य और सबसे सफल अप्रेजर गू इमॉर्टल ट्रेजर येलो हेवन का मालिक डाओइस्ट काउंटलेस ट्रेजर माना जाता था, जिसके पास ट्रेजर लाइट गू था। लेकिन वो भी केवल 70 से 80% तक ही सही पहचान कर पाता था, क्योंकि नकली स्टोन स्लैब्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। अनगिनत गू मास्टर्स ने नकली बनाकर देखने की कोशिश की थी, यहां तक कि थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने भी। थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने तो जानबूझकर बड़ी संख्या में नकली स्टोन स्लैब्स बनाए और न जाने कितने ज्यू इमॉर्टल्स को बेवकूफ बनाया। उसके बनाए हुए नकली इतने परफेक्ट होते थे कि कई बार असली से भी ज्यादा असली लगते थे। फैंग युआन ने कभी ये सोचकर नहीं रखा कि वो सारे स्टोन स्लैब्स इकट्ठा करके बुक माउंटेन को बहाल करेगा। जब एक रैंक 9 गू वेनरेबल तक ये काम नहीं कर पाया तो फैंग युआन अपने आप को इतना व्यर्थ क्यों थकाता। उसके मन में ऐसा कोई लालच या इच्छा ही नहीं थी। वो तो बस आराम के समय ये स्टोन स्लैब्स उठाकर देखते हुए थोड़ा अप्रेज कर रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी नजरें इतनी पैनी कर ली थीं कि नकली और असली में फर्क बहुत हद तक समझ सकता था। वो खुद भी कभी कभी नकली स्टोन स्लैब्स बना चुका था और बेच चुका था। इसलिए अभी वो आराम से बैठकर इन स्टोन स्लैब्स की जांच कर रहा था, नकली वाले अलग कर रहा था। उसके लिए ये एक तरह की मन बहलाने वाली चीज थी। लेकिन अचानक जैसे ही वो एक स्टोन स्लैब को खेलते खेलते पलटकर देख रहा था, एक अजीब सी घटना घटी।
इस स्टोन स्लैब को फैंग युआन ने तो पहले ही नकली तय कर रखा था, लेकिन जैसे ही उसने उसमें अपना प्राइमीवल एसेंस डाला, स्लैब पर बनी हुई इंक लाइंस रहस्यमयी ढंग से हिलने लगी। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।